वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड चैप्टर डिमांड का सेकंड पार्ट। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि ये वो केसेस हैं जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता या फिर फेल हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट, given goods are a special category of inferior goods in whose case demand falls with fall in price। मतलब कि given goods एक स्पेशल कैटेगरी के inferior goods होते हैं और इस केस में क्या होता है कि जब आपका प्राइस फॉल करता है तो आपकी डिमांड भी फॉल करती है। क्यों? when price of inferior goods fall, जब आपके inferior goods का प्राइस फॉल हो गया, people start consuming normal goods due to increase in purchasing power। it means देखो, अगर बाजरा पहले 10 kg मिल रहा था 10 रुपी पर kg, तो अब अगर वो 10 से 8 हो गया है लेकिन लोग उसको 10 पे खरीद रहे थे, अगर वो 10 में ही वीट को भी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बाजरा क्यों खरीदेंगे? वो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला के वीट खरीद लेंगे। समझ रहे हो? इस वजह से अगर कई बार आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज करती है। ठीक। नेक्स्ट, इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी द कंज्यूमर डू नॉट बिहेव नॉर्मल एंड टेंड्स टू बाय मोर इवन इफ द प्राइस आर राइजिंग। इट मीन्स कि जो इमरजेंसी के केस में कोई भी कंज्यूमर नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है। तो उस केस में अगर कोई आपसे किसी भी चीज के ज्यादा दाम भी मांग रहा है ना, तो आप ज्यादा पे करने को भी तैयार हो जाते हो। ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इमरजेंसी के केस में लोग उसे हाई प्राइस पर भी डिमांड करेंगे। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है। और हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो फेल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्टली इन फ्यूचर। Due to the fear of expected price rise or scarcity, the consumer tends to buy more even if the price are rising। It means कि जब आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस जो है वो राइज करने वाला है, ये महंगी होने वाली है, तो जो बायर्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, पहले ही खरीद के रख लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड भी राइज कर जाती है। समझ रहे हो? मतलब कि जब हमारी मदर्स को या मम्मियों को पता चलता है कि अनियंस का प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो सपोज 10 था तो वो 10 से 15 पे पहुंच गया, तो उन्हें पता चल जाता है कि अब ये 15 से 20 या 25 पे जाके ही रुकेगा, तो वो क्या करती हैं, उस 10 के प्राइस की जगह उसे 15 के प्राइस पे खरीद लेती हैं बहुत ज़्यादा अनियंस, ताकि उन्हें 25 पे ना करना पड़े। ठीक है। तो जब हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है या धीरे धीरे हो रहा है, तो जैसे ही हमें ये पता चलता है वैसे ही हम उस चीज का ज्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में ज्यादा महंगा ना खरीदना पड़े। ठीक है। इन शॉर्ट, अगर इस केस में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज करती है, और हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वो फेल हो। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ स्टेटस। इट मीन्स these are those goods whose demand rises with an increase in price as this leads to increase in status। it means ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज करती हैं जब इनका प्राइस इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाते हैं कि मतलब इंसान का स्टेटस शो करते हैं ये। जैसे अमीर लोग होते हैं, जब उनके पास इतनी इनकम है, मतलब वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो वो महंगी चीजों को ही अपने घर में रखेंगे, है ना, वो एंटिक पीस रखेंगे अपने घर में, जिनका प्राइस इंक्रीज होगा तो उन्हें लगेगा कि वाओ इस ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो इस केस में अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ उस इंसान का स्टेटस भी इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेसेसिटीज। These are the basic of life existence. These are demanded even if the prices are rising. So, law of demand does not operate here. It means कि कुछ कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट,
वाटर, ठीक है। अगर कल को वाटर के प्राइस इंक्रीज कर दे, मतलब जो लोग बाहर से बिस्लरी की बॉटल्स या फिर ये सब खरीदते हैं, तो अगर वो कल को वो कंपनी अपने पर बॉटल का प्राइस 20 से 35 कर दे, ठीक है, या 30 कर दे, तो जो इंसान उस पानी को यूज कर रहे हैं वो तो उसे 30 या 35 की प्राइस पे भी खरीदेंगे ही। क्यों? क्योंकि पानी है ना, वो हमारी बहुत ही बेसिक नीड है। अगर हमें पानी मिलेगा ही नहीं तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, समझ रहे हो। तो जो हमारी ऐसी बेसिक थिंग्स होती हैं, अगर उनका प्राइस इंक्रीज भी होता है तो भी कंज्यूमर उन्हें खरीदता ही है। मतलब कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा इस केस में, तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं होगा कि पानी महंगा हो गया तो ठीक है हम 10-15 दिन पानी नहीं पीते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट नहीं। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। इफ द कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्रिवलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, then he might buy more even at rising prices. It means कि कुछ लोग होते हैं जिनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता है, जैसे कि हम बच्चे। जब कुछ चीज़, कोई सब्जी जब ज़्यादा महंगी हो जाती है तो मम्मी एकदम से बोलते हैं ना कि ओह ये बहुत महंगी हो गई है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा अब अनियंस जो है वो महंगे हो रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली कभी मम्मी हमें मार्केट में भेज दे कि जाओ बेटा सब्जी लेके आओ, तो हम कैसे खरीदेंगे? हमें तो पता ही नहीं कि टोमेटो का क्या रेट चल रहा है। अगर टोमेटो 30 भी है और वो जाके हमसे पूछेंगे भैया क्या रेट है, वो हमें पहले तो ज़्यादा ही बोलेगा ना, वो उसने बोल दिया 40, तो हम तो उसको 40 पे खरीद के लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस रेट पे बिकती है, समझ रहे हो। अगर कंज्यूमर मार्केट के इंफॉर्मेशन से इग्नोरेंट है, मतलब उसे नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो अगर कभी भी वो मार्केट में जाएगा तो वो ज़्यादा रेट पे भी खरीद के लेके आएगा, समझ रहे हो। तो इस केस में अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 4 से 3 नंबर तक पूछा जाता है और बहुत बार आया भी है ये पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको। फर्स्ट, मीनिंग। इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। इट मीन्स कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस में कोई चेंज आता है ना, तो उसकी प्राइस की चेंज की वजह से जो उसकी डिमांड पे जो फर्क पड़ता है, उसी को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओरियो 10 के थे, तो नॉर्मल जितने लोग खरीद रहे थे उतने खरीद रहे थे। जब वो ओरियो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब कि अगर वो 10 से 25 चला गया या फिर 20 चला गया, तो जो लोग थे उन्होंने उसे खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। तो उस कमोडिटी के प्राइस की वजह से ही उसकी डिमांड में जो चेंज आया, उसे ही हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट मीन्स कि डिमांड में चेंज आता है लेकिन वो उसकी खुद की कमोडिटी के प्राइस की वजह से नहीं, कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आता है उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। कैसे? देखो, आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, उसमें जो फर्स्ट फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, तो आपने देखा कि उसकी वजह से जो चेंज आता है उसे तो हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस फैक्टर को छोड़कर जो नीचे के अदर देन प्राइस फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की वजह से जो भी डिमांड में चेंज आता है उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, समझे कैसे? जो आपके फैक्टर्स थे, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन इनकम, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में जो भी चेंज आएगा उसे हम चेंज इन डिमांड बोलेंगे, समझ गए। नेक्स्ट, पहले थर्ड पॉइंट समझते हैं। हेयर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, हेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट्स। इट मीन्स कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है और चेंज इन डिमांड में हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद सीधा लास्ट पॉइंट देखो, इस पॉइंट को समझने के बाद आप ऊपर के सारे पॉइंट समझ जाओगे। इट हैज़ टू काइंड्स, ये दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ क्यूडी होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्यूडी। एक्सपेंशन ऑफ क्यूडी क्या होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? देखो, एक्सपेंशन के केस में आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज करता है और आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो उसका कर्व कैसा बनेगा, देखो, पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये जो लाइन है ये आपका बेसिक है। आप कभी भी कोई भी कर्व बनाते हो तो ये पहले आपने ड्रॉ करना है और इसके बाद आपने चेंजेस हमेशा शो करने होते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, तो प्राइस हमेशा कहाँ होता है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस से थोड़ा सा नीचे मार्क कर दो, मतलब प्राइस
डिक्रीज हो गया और आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। तो आपने नीचे आपके एक्स एक्सिस पे डिमांड है उसको आपने इंक्रीज कर दिया। अब इनको ज्वाइन कर दो और जो कर्व बनेगा, डिमांड का कर्व कैसा होता है, इस तरीके से बनता है ऐसे। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बना दो, ठीक है। तो ये आपका इस केस का ग्राफ या कर्व रेडी हो गया, ठीक है। तो इस केस में देखो आपका एक ही कर्व बन रहा है, मतलब कि ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, इट इज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब कि आपकी इसी डिमांड कर्व में मूवमेंट होती रहेगी लेकिन कोई भी न्यू डिमांड का फॉर्म नहीं होगा। अच्छे से समझने के लिए दूसरा केस देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्यूडी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। इस केस में क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज करेगा और आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, सेम, पहले वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बना लो, उसके बाद ये जो आपका बेसिक जो लाइन होती है ये बनाओ। अब इसके अंदर मार्क करो, आपका प्राइस क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मार्क कर दिया। आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज कर रही है, तो ये जो बेसिक है इसके अंदर मतलब डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व ड्रॉ कर दो। कर्व ड्रॉ कर दिया, देखो इस केस में भी आपका कोई भी न्यू कर्व फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ आपकी थोड़ी मूवमेंट हुई है, क्योंकि जो एक्सपेंशन का था उसमें आपका डाउनवर्ड है और जो कंट्रैक्शन है उसमें आपका अपवर्ड मूवमेंट है। तो बस ये मूवमेंट होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। ऐसे ही चेंज इन डिमांड का लास्ट पॉइंट देखो, इट हैज टू काइंड्स, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। देखो जो केस है इंक्रीज इन डिमांड, ये देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइस है वो सेम रहेगा। सपोज आपने 444 प्राइस ले लिया, फिर 222 प्राइस ले लिया, तो इसके अंदर आपका जो प्राइस है वो सेम रहेगा, बस इंक्रीज इन डिमांड के केस में आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी और डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी सेम प्राइस पे, ठीक है। तो पहले इंक्रीज इन डिमांड का कर्व देखते हैं। पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बेसिक लाइन होती है वो हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद देखो प्राइस तो हमारा सेम है, मतलब वहीं की वहीं है, कोई चेंज आया नहीं, तो हमारे प्राइस में हम कहीं पे मार्क नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपने डिमांड को इंक्रीज कर दिया, मतलब डिमांड एक्स एक्सिस पे आपने इंक्रीज कर दिया सेम ऐसे, ठीक है। इसके बाद अब डिमांड कर्व कैसे, पहले हमारा डिमांड कर्व ऐसे था, अब कोई भी डिमांड कर्व ऐसा तो नहीं बन सकता जो हम सीधा दोनों पॉइंट्स आ जाए, दोनों पॉइंट्स नहीं आ सकते, इसलिए इसके अंदर दो डिमांड कर्व बनते हैं। मतलब एक तो हमारा बेसिक लाइन को टच करता हो और दूसरा कि अब ये कर्व यहाँ से यहाँ पहुंच गया है ना, तो उसका ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कर्व यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक न्यू डिमांड कर्व फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्यों हम एक ही कर्व में दोनों को मैच क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अगर इसकी प्राइस में कोई चेंज आता तो हम अपने कर्व को डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड करके कैसे भी करके हम इसके अंदर ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन प्राइस इसका सेम है, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई है। तो इस केस में आपका जो कर्व है वो दो कर्व बनेंगे, इसीलिए इसका जो देखो सेकेंड पॉइंट है ये क्या है, इट इज नोन एज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि इसके अंदर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है। ऐसे डिक्रीज इन डिमांड का देखो, अब देखो डिक्रीज वाले केस में क्या है, प्राइस तो सेम रहेगा, बस आपकी डिमांड जो वो डिक्रीज होती रहेगी। तो पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इसके बाद आपकी बेसिक लाइन, इसके बाद देखो अब आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो अंदर की तरफ मार्क कर दिया, ठीक है। अब कोई कर्व ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक साथ आ जाए, नहीं हो सकता ना, इसलिए पहले हमारा जो बेसिक कर्व था उसका कर्व, फिर हमारा जो न्यू कर्व फॉर्म हुआ वो, तो देखो मतलब ये कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ठीक है हमारा, मतलब इट इज नोन एज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये जो हमारा फिर फोर्थ पॉइंट है, हेयर न्यू डिमांड कर्व गेट फॉर्म्ड, कि हमारे चेंज इन डिमांड के केस में हमारा न्यू कर्व फॉर्म होता है, लेकिन हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में हमारा न्यू कर्व फॉर्म नहीं होता, ठीक है। देखा कितना इजी था डिफरेंस बिटवीन, बस यही था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट डिमांड, देखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो उस डिमांड की डेफिनेशन में क्या था कि हम एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये है मार्केट डिमांड, तो मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे बस ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स जो खरीदना चाहते हैं उसकी बात करेंगे बस, ठीक है।
तो दोनों बिल्कुल सेम है, डेफिनेशन भी इनकी बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे ए कंज्यूमर की जगह ऑल कंज्यूमर हो जाएगा और गिवन प्राइस की जगह डिफरेंट प्राइस हो जाएगा, और टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा इन अ मार्केट। ऐसा क्यों? देखो, मार्केट है मतलब मार्केट में बहुत सारी कमोडिटीज़ होंगी और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो वो सारे कंज्यूमर्स अलग अलग कमोडिटी को खरीदना चाहेंगे, तो उनके प्राइस भी तो अलग अलग ही होंगे ना। कोई एक ही कमोडिटी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरे मार्केट में, कि इस मार्केट में कुछ भी खरीदो सारी चीज़ें 50 रुपए की हैं, 100 रुपए की, सारी कपड़े सैंडल जूते सब कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। तो मार्केट डिमांड क्या कहता है कि सारे कंज्यूमर्स जो मार्केट में हैं वो सब जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसके लिए उनका जो प्राइस है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, वो उस प्राइस पे एग्री करते हैं और उसे खरीदने के लिए तैयार है। जो बहुत सारे कंज्यूमर्स चाहते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं और जो प्राइस उन्हें पे करना होता है उसके लिए वो रेडी होते हैं, तो उसे ही तो हम मार्केट डिमांड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जो आपने फैक्टर्स पढ़े थे डिमांड में, वही सेम आपके मार्केट डिमांड में है। फर्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एंड फिफ्थ, number of consumers. Higher the number of consumer in the market, higher is the demand. मतलब कि जब मार्केट में ज़्यादा कंज्यूमर जाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और जो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी डिमांड हाई हो जाएगी मार्केट की, ठीक है। और अगर मार्केट में कम कंज्यूमर जाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही नहीं, उनके प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे मार्केट की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। 5 फैक्टर्स बहुत है, क्योंकि अगर पेपर में ये 3 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अगर फिर भी आपको फॉर सिक्योरिटी और भी फैक्टर्स लर्न करने हैं या फिर लिखने हैं, तो जो मैं लास्ट में जो नोट्स का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ पे जाके इसके आप और भी फैक्टर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको मार्केट डिमांड की डेफिनेशन में बताया था कि मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ऐसे ही सेम इसका स्केड्यूल देखो। पहले प्राइस, फिर क्वांटिटी डिमांड ए, क्वांटिटी डिमांड बी, क्वांटिटी डिमांड सी। ये जो ए बी सी है ये हमारे 3 कंज्यूमर्स हमने लिए हैं, ठीक है। तो इन तीनों की हमने डिमांड यहाँ पे लिख दी, जैसे 800, 80, 40, 30, फिर 80, 30, 20, 10, 50, 40, 30, 10, ठीक है। ये सारी इनकी डिमांड होगी। अब हमें मार्केट डिमांड कैसे पता चलेगा? जब हम अपने इन कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमें हमारी मार्केट डिमांड मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम अब मार्केट डिमांड का कर्व देखो। जब आप इन तीनों कंज्यूमर्स का अलग अलग कर्व बनाओगे तो इनका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट डिमांड का कर्व बनाओगे वो कैसे बनेगा? इन तीनों को ऐड कर दिया, मतलब कि जिस रेट से ये ऐसे जो फ्लैटर बन रहे थे, अब जो कर्व बनेगा मार्केट डिमांड का वो इन तीनों का एडिशन होगा, तो वो थोड़ा सा और फ्लैटर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ये क्वेश्चन बाय चांस कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये 2-3 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो डिमांड कर्व के कंपेयर में ज़्यादा फ्लैटर क्यों होता है? Market demand curve is flatter than individual demand curve. It happens because as price change proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual demand. It means कि हमारा डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर, मतलब मार्केट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर इसलिए होता है क्योंकि मार्केट डिमांड में जो प्राइस चेंज होते हैं वो ज़्यादा रेट से चेंज होते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। समझे? मतलब कि मार्केट डिमांड में आपका जो प्राइस चेंज होने का जो मतलब रेट बोल सकते हैं ना, तो वो ज़्यादा स्पीड से प्राइस चेंज होते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। इस वजह से जो आपका डिमांड कब होता है वो फ्लैटर होता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर तक पूछा जाएगा और इसके अंदर अगर आप 3 से 4 पॉइंट एक्सप्लेन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग में मतलब आंसर की स्टार्टिंग में अगर आप डिमांड की डेफिनेशन लिखते हो तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे। तो अगर आपके आगे पेपर में कोई सिली मिस्टेक्स भी होंगी तो उन्हें इग्नोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन 1 नंबर तक पूछा जाता है लेकिन कई बार पेपर में 3 नंबर में भी दे देते हैं। तो सबसे पहले आप जो लॉ ऑफ डिमांड की जो लाइन है वो लिखोगे, उसके बाद डिमांड स्केड्यूल, उसके बाद डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये भी सेम 3 से 4 नंबर तक पूछा जाएगा और इसके अंदर आप 3 से 4 अगर
पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। ये नॉर्मली पूछी नहीं जाती, लेकिन इसको याद करना, क्योंकि अगर पेपर में ये आ गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो उसके फैक्टर्स एक्सप्लेन करने से पहले जब आप ऊपर मार्केट डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए इसको याद करना। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये डिफरेंस बिटवीन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, तो इसको अच्छे से करना। जो आपने अभी आगे देखा वो पूरा डिफरेंस बिटवीन आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है। और एक बात और, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है उसके अंदर आपने जो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े हैं, उसके अंदर भी कई बार डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, तो उन सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना।